हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। सो नीचे आपको हेडिंग नजर आएगी होगी आईआईटी जैम 2023 एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस का जो पेपर हुआ था उसका डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। मैथ्स का, स्टैटिस्टिक्स का एंड इकोनोमेट्रिक्स वाले पार्ट है मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, वो डेफिनेटली आपको हमारे चैनल पे मिल गया होगा उसका सोल्यूशन भी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने खुद उसको ट्राई भी किया होगा और ट्राई करने के बाद काफ़ी स्टूडेंट के डाउट्स भी रहे होंगे। माइट बी कुछ स्टूडेंट ने सॉल्यूशन कुछ डिफरेंट तरीके से किया और शायद मेरा तरीका थोड़ा उन्हें अलग लगे, सो मेरे साथ अपना सॉल्यूशन शेयर कर सकते हैं। मतलब आप बता सकते हैं कि सर हम इसको ऐसे नहीं क्या ऐसे सोच के कर सकते हैं, बट प्लीज़ मुझसे डिस्कस जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आईआईटी जैम पार्ट बी, फाइन, पार्ट ए मैंने करा दिया था। सो पार्ट बी में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। देखिएगा सारे के सारे स्टूडेंट, y is equal to is a function of x, be a solution curve of the differential equation. This is a differential equation given to you. If y bracket 1 equal to e square, मतलब x के 1 पे y e square है और x के 2 पे y alpha है, then the value of dy by dx at 2 alpha is what? सो काफ़ी स्टूडेंट ने शुरू में इसको अपने आप ट्राई करने की कोशिश डेफिनेटली की होगी। मैं थोड़ा सा इसको बोर्ड पे लेके चलता हूँ। x dy by dx बराबर y ln y by x। ओके, 16 x dy by dx इज इक्वल टू y ln y by x। गिवन है y 1 इक्वल टू ई स्क्वायर। ओके, और देख लें क्या गिवन है। y 2 इक्वल टू अल्फा एंड 2 अल्फा पे निकालना है, ठीक है। y of 2 इज इक्वल टू अल्फा एंड dy by dx फाइंड आउट करना है एट 2 अल्फा। सो कुछ स्टूडेंट को लगता है ये इंफॉर्मेशन बेकार की है, dy by dx दे रखा है, यहीं से काम बन जाएगा। सो अगर मैं यहां से इस dy by dx को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, सो दिस इज y by x ln y by x। ओके, सो अगर मैं इसको 2 अल्फा पे निकालना चाहूं तो मुझे क्या मिलेगा। x2 है, y अल्फा है, तो अल्फा बाई 2 ln अल्फा बाई 2। ओके, बट ये आंसर में कहीं भी नहीं है। इतना आसान सवाल आईटी वाले देंगे भी नहीं यार, है ना। सो हम लोगों को ये जो दो इंफॉर्मेशन है, ये दो इंफॉर्मेशन यूज करके कहीं ना कहीं से मुझे ln अल्फा बाई 2 की वैल्यू मिल ही जाएगी। बट सिंस इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन टू यू एंड ये जो वैल्यूज दे रखी हैं x y की दे रखी हैं, x के 1 पे y है, x के 2 पे y है। ओके, सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो यू कैन सी जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है y बाई एक्स ln y बाई एक्स की फॉर्म में दे रखी है, तो जब भी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में सारी जगह एंगल y बाई एक्स चल रहे होते हैं, सो आप सबका दिमाग चल जाना चाहिए दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हाउ शुड बी प्रोसीड, देखेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए प्लीज आप लोग लेट कर लेंगे y को vx, बिल्कुल 12th क्लास वाला तरीका। dy by dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv by dx। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। नाउ इन इक्वेशन 1 व्हाट आई एम हैविंग, dy by dx हो गया v प्लस एक्स dv by dx इज इक्वल टू v ln v x dv by dx v ln v माइनस v, उसके बाद x बाई डी एक्स वी ln v माइनस वी। बीइंग अ टीचर मुझे हर एक स्टेप करना पड़ेगा, बाकी अगर मैं इस पेपर को दे रहा होता तो मैं चुटके में फटाफट इंटीग्रेशन कर देता। आई नो आप लोग भी कर लोगे और आप लोग ने डेफिनेटली काफ़ी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया भी होगा, मुझे पूरा भरोसा है जो अच्छे से तैयारी कर रहा होगा। 1 बाई एक्स डी एक्स एंड अगर मैं यहाँ से बच्चों v कॉमन ले लूँ तो ln v माइनस 1 बचेगा और यहाँ dv बच जाएगा। ओके, इतने वाले पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग ln v माइनस 1 को t पुट कर सकते हैं, यहाँ तो log x हो जाएगा। इसमें ln v माइनस 1 को अगर मैं t पुट करूंगा तो ये 1 बाई वी dv dt हो जाएगा। इंटीग्रेशन सबको आता होगा अच्छे खासा। सो 1 बाई वी टी v dt ये कैंसिल हो जाएगा। सो ln x इज इक्वल टू में ln t प्लस ln c हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू tc हो जाएगा, समझ गए ना, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। Finally, what is the value of t? t is nothing but ln v minus 1 into c, and what is the value of v? v is nothing but y by x minus 1 into c.
नाउ हमारे क्वेश्चन में x के 1 पे y e स्क्वायर दे रखा है. सो इफ आई टेक x1 एंड y e स्क्वायर, व्हाट आई एम हैविंग, x को 1 डाला, y को e स्क्वायर डाला और x को 1 डाला. बच्चों log e स्क्वायर को 2 log e लिख सकते हैं. log e 1 होता है तो 2 माइनस 1 1, c की वैल्यू 1 आ गई. तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो प्रॉपर सोल्यूशन मेरे हाथ पे आ गया, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, क्या आ गया, x इज इक्वल टू ln y बाय x माइनस 1, c की वैल्यू तो 1 होगी. दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ द क्वेश्चन इज इजी. x के 2 पे y अल्फा है, सो x को 2 डालोगे, सो y ये हो जाएगा. फाइनली ln अल्फा बाय 2 की वैल्यू यहां से बहुत इजीली आ सकती है, विच कम्स आउट 3. ना हमें डी बाई डी एक्स एट 2 अल्फा पे निकालना था, इस पूरे की वैल्यू मैंने 3 निकाल ली बच्चों. सो आंसर इज 3 अल्फा बाई 2. दिस इज द फाइनल आंसर. आई थिंक विच ऑप्शन वी कैन गो फॉर, ऑप्शन नंबर. पेपर में ना आपको ना अपना हाथ थोड़ा तेज चलाना पड़ेगा ऐसे सवालों को करने के लिए. अभी देखोगे तो मुझे कुछ मिनट लग गएंगे उसको सॉल्व करने के लिए, बट ये मिनट से भी पहले हो जाना चाहिए. 59 सेकेंड हार्डली. ओके, उस टाइप का सवाल है. अब किसी को डिफरेंशियली याद ही नहीं है, कोई पहचान ही नहीं पा रहा है होमोजीनियस है, तो प्लीज उसका कुछ नहीं हो सकता. इस सवाल से आपको ये रियलाइज होगा कि डिफरेंशियल रिवाइज कर लो. डिफरेंशियल इज इंपॉर्टेंट फॉर आईआईटी एग्जाम पर्पसेज एज वेल एज सीयूटी के पर्पज से भी डिफरेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है. 12वीं क्लास के डिफरेंशियल भी पढ़ो और ग्रेजुएशन के डिफरेंशियल भी पढ़ो. हमने अपने स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट करा रखी है. आई होप आप लोगों ने भी कर ली हो. ठीक है, आई होप 16 क्वेश्चन इज क्लियर. ओके गाइस, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 17. अभी सेक्शन ए ही चल रहा है. आई थिंक मैंने सेक्शन बी बोल दिया था, बट सेक्शन ए इज गोइंग ऑन. फाइन. 2z आपको दे रखा -3 प्लस √3 आयोटा. आयोटा रूट -1 है. 2z की पावर 8 निकालना. ये बेसिक कैलकुलेशन वाला सवाल है. 2z इक्वल टू -3 प्लस √3 आयोटा. ठीक है जी. 2z इज इक्वल टू -3 प्लस √3 आयोटा. ओके, सबका अपना तरीका होगा करने का. मैंने पहले 2 को इधर ले आया. फाइन. z की पावर 8 निकालनी है. 2z की पावर 8 निकालनी है, तो पहले z की पावर 8 निकाल लेते हैं. तो पहले z स्क्वायर निकालते हैं. सो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर माइनस 2ab. ओके, सो z स्क्वायर, दिस इज 9/4, दिस इज 3/4 और आयटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो -3/4 हो जाएगा. ये 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनली -3√3/2 आयोटा बच जाएगा. थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये 6/4 हो जाएगा एंड 6/4 कम्स आउट 3/2 इटसेल्फ. 3/2 माइनस में 3√3/2 आयोटा. एक काम करो, z स्क्वायर को और सिंप्लीफाई करो, टेक 3/2 कॉमन, 1 माइनस √3 आयोटा बच जाएगा. ओके, z स्क्वायर आ गया. नाउ z की पावर 4 निकालो, दैट कम्स आउट 9/4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. फाइन. दिस कम्स आउट 9/4. ओके, इसके बाद √3 का स्क्वायर 3, आयोटा का स्क्वायर -1, तो 1 माइनस 3 माइनस 2√3 आयोटा. फाइनली 9/4 -2 माइनस 2√3 आयोटा. ओके, -2 कॉमन लोगे तो -9/2 बचेगा एंड 1 प्लस √3 आयोटा बचेगा. ओके गाइस, अब z 8 निकालोगे तो दैट विल बिकम 81/4. दिस इज 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस 2√3 आयोटा. उसके बाद z की पावर 8, 81/4, दिस इज -2 प्लस में 2√3 आयोटा. उसके बाद वी कैन टेक 2 आउटसाइड, तो इससे कट जाएगा, तो 81/2 बच जाएगा एंड -1 प्लस √3 आयोटा बच जाएगा. बट तुम्हें z8 नहीं चाहिए, तुम्हें ट्वाइस ऑफ z8 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 -1 प्लस में √3 आयोटा. दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन. फटाफट हाथ चलाओ और क्वेश्चन को खत्म करो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें. सो आई बिलीव ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, एक बार दोबारा चेक कर लो. सो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, ठीक है. 81 -1 प्लस √3 आयोटा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके गाइस, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18. 18 इज अ गुड क्वेश्चन. आई पर्सनली लाइक द क्वेश्चन. प्लीज देखिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं पूरा क्वेश्चन नंबर 18 एक एक करके. लेट an आपको ये दे रखा है, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस दे रखी है. देन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है.
पहला कहता है सीक्वेंस बाउंडेड है। सीक्वेंस का बाउंडेड होना ना उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे भी डिपेंड करता है। तो अगर तुमने सीक्वेंस को कन्वर्ज प्रूव कर दिया तो वो डेफिनेटली बाउंडेड होगी। ये रूल ऑफ थंब होता है, अगर आपको याद हो। रूल क्या होता है बेसिकली, ये तो फैक्ट है, कन्वर्ज है तो बाउंडेड भी होगी। तो पहले एक बारी चेक करें इसकी कन्वर्जेंस और दिस। मैंने इसको कुछ इस तरीके से लेके चला एंड इफ यू विल सी लिमिट्स पढ़ा है अगर आप लोगों ने, सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n, यहां पर n और इस पूरे पे हाफ, ये जो पूरा ब्रैकेट है ये एक्सपोनेंशियल होता है, e की पावर हाफ आ गया स्क्वायर रूट ऑफ e। तो इसका मतलब क्या है, सीक्वेंस जो है मेरी कन्वर्ज है, और सीक्वेंस के कन्वर्ज होने का मतलब क्या होता है, वो बाउंडेड भी है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट नहीं है मैं नहीं आएगा वो। ओके, मूविंग टू दी an इज इंक्रीजिंग और नॉट। ये an आपको दे रखा है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए 1 2 3 4 डाल के देख लो। जैसे अगर सपोज करो n को 1 डालोगे, सो 1 + 1 हाफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। 2 डालोगे 1 + 1/2 फिर 1, ये 3/2 आ जाएगा। 1.5 होता है, ये 1.44 होता है। एक बारी 3 4 भी डाल लोगे तो आपको वैल्यूज n को बढ़ाते हुए आपको सीक्वेंस आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इट इज इंक्रीजिंग। सेकेंड भी ऑप्शन आंसर में नहीं आ सकता क्योंकि सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। हमें वो सिलेक्ट करना है जो कि करेक्ट नहीं है। ओके चलिए तो हम लोगों ने 2 पार्ट कर लिए। थर्ड पार्ट सी पार्ट देखें इसका। सी पार्ट में क्या कह रहा है, समीशन ln an इज कन्वर्जेंट सीरीज। मतलब आपको सीरीज को चेक करना है, तो समटाइम्स सीक्वेंस के बेसिस पे भी हम लोग सीरीज का पता लगा सकते थे। अच्छा, इसकी सीक्वेंस अगर लेके चलें, लेट अस सपोज अगर bn को ln an मान लें, ओके, सो ln 1 + 1/n n/2 that will become n/2 ln 1 + 1/n। फाइन, एक काम करते हैं, चेक करते हैं कि जो ये सीक्वेंस है bn इसके साथ क्या हो रहा है। n/2 ln 1 + 1/n। फाइन, जब तुम इन्फिनिटी डालोगे तो 1/∞ 0 होगा, log 1 0 होता है, तो ये 0 × ∞ फॉर्म आ जाएगी जो कि इनडिटर्मिनिस्टिक फॉर्म होती है। तो लॉपिटल एकदम से नहीं लगेगा। इसको थोड़ा तमीज से लिख लेते हैं क्वेश्चन को हम लोग। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ओके, ln 1 + 1/n डिवाइड बाय 2/n लेके चलते हैं। ओके, 2/n लिख सकते हैं। सो अब समथिंग बाय इन्फिनिटी 0, 1 + 0 1, log 1 0, समथिंग 0/0 आ गया। नाउ लॉपिटल अगर मैं अप्लाई करूं उसमें अब, सो आई विल लेफ्ट विथ log का 1/1 + 1/n हो जाएगा, ये -1/n² हो जाएगा, और ये -2/n² हो जाएगा। ये कट गया, माइनस से माइनस कट गया, समथिंग बाय इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 1 बचेगा और यहाँ पे 2 आ गया। सो हाफ आ रहा है। मतलब आपके पास ये जो सीक्वेंस है ये नॉन जीरो आ रही है एक तरीके से। सीक्वेंस का नॉन जीरो आने का मतलब क्या होता है, सीरीज जो होती है वो डाइवर्ज होती है, बट इसने बोला है सीरीज कन्वर्ज होगी। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन नॉट करेक्ट में काउंट होगा। बट मैं फिर भी डी वाले ऑप्शन पे भी जाना चाहता हूँ। डी वाले ऑप्शन के लिए मैं आई होप, पता नहीं आप लोग जानते हैं नहीं जानते, एक ही कंडीशन, दैट अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an l है, देन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इंटू an जो है, फाइन, एक सेकेंड, आई एम सॉरी, थोड़ा सा और वैसे लिख देता हूँ उसको, 1/n इंटू समीशन an जो है वो भी l को बिलोंग करती है। ओके, जैसे यहाँ पे k लिखा हुआ है, k लिख देता हूँ। मतलब अगर कोई सीक्वेंस l को अप्रोच कर रही है तो उस सीक्वेंस की जो एवरेज है, अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, इस वाले पोर्शन में समीशन करके सीरीज का n तक, सीक्वेंस का n तक उसे डिवाइड बाय n कर दिया, तो एक तरह से मीन निकाल लिया ना, और फिर उस मीन को चेक कर रहे हैं कि अगर इन्फिनिटी डालेंगे, मीन n टर्म्स का नहीं लेके इन्फिनिटी टर्म का मीन लेंगे तो वो क्या होगा। तो प्लीज ये सीक्वेंस पे रूल होता है कि अगर कोई सीक्वेंस l को कन्वर्ज कर रही है तो उस सीक्वेंस का जो मीन होगा, मतलब वो जो जितनी भी सीक्वेंस होंगी उनका जो मीन होगा टिल n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे, वो भी l को अप्रोच करेगा। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, बट ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज दिस इज समथिंग न्यू फॉर मेनी ऑफ यू, प्लीज डू रिमेंबर दिस। ओके,
सो 18 का सी फाइनल आंसर है। ओके फाइन, आई होप जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही हो। कुछ अगर कोई दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट में लिख सकते हैं आप लोग, कोई भी डाउट हो या आपको लग रहा हो मेरी कोई सिली मिस्टेक हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और आप लोगों का सिर्फ एप्रिसिएशन इतना चाहिए, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे नहीं आ रहे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 देखिए, कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज दिस। आपको मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है और 3 वेरिएबल की मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। कह रहा है x1 स्टार x2 स्टार xt स्टार अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हैं एंड w स्टार ऑप्टिमल सॉल्यूशन डुअल के हैं, ये प्राइमल के सॉल्यूशन और डुअल के सॉल्यूशन ये हैं, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आप लोगों ने कायदे से एलपीपी पूरा पढ़ा है, बेसिक एलपीपी, ग्राफिकल एलपीपी, सिंप्लेक्स एलपीपी, डुअल एलपीपी, स्लैकनेस कंडीशंस, ये सब पढ़ा है तो ये सवाल अटेम्प्ट हो पाएगा, वरना तो फिर बाय बाय टाटा। ठीक है, देखिए मैं आपको पूरी तरीके से फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, प्लीज हैव अ लुक। सो क्वेश्चन नंबर है हमारा 19 में मिनिमाइज करना है 4x1 6x2 6x3 4 6 6। ओके 4 6 6 एंड कंस्ट्रेंट दे रखिए कुछ ऐसे x1 x1 3x2 2x3। ठीक है, और यहां मुझे दे रखा है 3 और 5 2x2 3x2 2x3 3 और 5। फाइन, x1 x2 x3 पॉजिटिव है। फाइन, डुअल वेरिएबल w1 स्टार w2 स्टार लिया तो मैंने लेट कर लिया w1 w2 बी दी डुअल वेरिएबल। इसका डुअल बनाना आसान है अगर डुअल आप लोग बनाने जाएंगे इसका। So minimization converted into maximization, that is 3w1 plus 5w2 and subject to constraint बन जाएगी w1 plus w2 less than equal to 4 and 3w1 less than equal to 6, that means w1 less than equal to 2 and 2w2 less than equal to 6, w2 is less than equal to 3. फाइन, ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना इसका मुश्किल था बिकॉज इसमें 3 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल निकालना आसान है। सो लेट्स अप्लाई दी 2 वेरिएबल कंसेप्ट। अगर मैं बनाऊं तो ये वाला हो गया डायग्राम इसका, ये w1 ये w2, फिर ये हो गया इसका w1 इक्वल टू 2 एंड ये हो गया इसका w2 इक्वल टू 3, ये w2 है। ओके, तो ये शेडेड पोर्शन हो जाएगा। दिस इज 0,0, दिस इज 2,0, this is 2,2 and this will be 3,1 नहीं 1,3 and this is 0,3. so these all point you need to substitute where here. so पहले 0 0 डालेंगे तो 0, 2 0 डालेंगे तो 6, 2 2 डालेंगे तो 3 दूनी 6 5 दूनी 16, 6 16 आ गया। 1 और 3 डालेंगे तो 18 आएगा, 15 और 3 18 हो जाएगा, और 0 3 डालेंगे तो 15, तो इससे आ रहा है मैक्सिमम। सो w1 स्टार आ रहा है 1 एंड w2 स्टार आ रहा है 3। ओके, ये w1 स्टार w2 स्टार है। अब इसके बेसिस पे मैं आपको बताता हूं कैसे आप x1 x2 x3 को भी हम जज कर सकते हैं। फिलहाल आप ये w1 स्टार w2 स्टार अगर इधर पुट करेंगे इन कंस्ट्रेंट में तो w1 स्टार w2 स्टार यहां डालेंगे तो यहां तो इक्वल आएगा, w1 स्टार यहां डालेंगे तो 1 यहां इक्वल नहीं आएगा, w2 स्टार यहां डालेंगे तो यहां इक्वल आएगा। तो इसका मतलब जो सेकंड नंबर की डुअल की कंस्ट्रेंट है, जो सेकंड नंबर की डुअल की कंस्ट्रेंट है वो इनइक्वालिटी की आ रही है। तो जब जो डुअल की कंस्ट्रेंट इनइक्वालिटी की आती है, प्राइमल का वो नंबर ऑफ वेरिएबल 0 कंसीडर करते हैं हम लोग। ये शायद आप लोगों ने स्लैकनेस कंडीशन पढ़ी हो तो। सो x2 स्टार को हम लोग 0 कंसीडर करेंगे। ओके, एंड आप लोगों के पास डुअल के वेरिएबल्स की वैल्यूज अगर नॉन जीरोज आती है, जैसे w1 स्टार भी नॉन जीरो आ रहा है और w2 स्टार भी। w1 स्टार नॉन जीरो आने का मतलब है जो पहली कंस्टेंट है वो भी इक्वल टू की कंसीडर की जाएगी। ओके, पॉजिटिव आने का बेसिक मतलब होता है अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसको इक्वल टू माना जाएगा, और ये भी पॉजिटिव आ रहा है तो ये भी इक्वल टू माना जाएगा।
ओके सॉल्यूशन निकालने के लिए। नाउ x2 स्टार 0 है तो x1 स्टार 3 हो जाएगा, और x1 स्टार 3 है तो 5 माइनस 3 2, x3 स्टार 1 हो जाएगा। तो x1 स्टार और x3 स्टार 3 और 1 आ रहे हैं, ये आ रहे x3 और 1, और ये दोनों आ रहे थे, ये आ रहा था 1 और 3। सो डी ऑप्शन मैच कर रहा है, 1 और 3 4 और 3 और 1 4। अब सच्ची में अगर तुम लोगों ने नहीं पढ़ा बच्चों तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, आप लोगों को आपको स्किप ही करना पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन, या फिर सिक्का उछालोगे और कुछ नहीं करोगे। ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 20 इजी है। फॉर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर, ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दे रखी है और बताना है कंसिस्टेंट और यूनिक एंड दिस। इसमें भी काफ़ी स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, देखना अच्छा सवाल है ये। अगर मैं इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखूं तो क्या बनेगी, 1 3 5 1 1 अल्फा 1 2 बीटा एंड 1 2 3। ओके, तो इसको रो रिडक्शन मेथड से थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो R2 में R2 माइनस 3R1 और R3 में R3 माइनस 5R1। ओके, सो फाइनली व्हाट मैट्रिक्स लेफ्ट, हमारे पास जो बचेगी पहली रो में तो कोई टेंशन ही नहीं है। ओके, सो 3 1 2, ओ आई एम सॉरी, एक सेकेंड, 0। ठीक है, 0 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1। ओके, क्लियर है? मतलब देखो, एवरीवन हैज देयर ओन वे टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हो, मेरे नहीं, मेरा तरीका ही ठीक है करने का। आप अपनी तरफ से भी कोई, ये 0 हो गया, अल्फा माइनस 5 बीटा माइनस 5 एंड 3 माइनस 5 माइनस 2, ये आगे ऑगमेंटेड एक तरीके की। और भी चाहो तो 0 बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, बट अगर आप इसको 0 बनाने जाओगे तो डेफिनेटली ये वाला 0 हिल जाएगा। ओके, किसी भी पर्टिकुलर उसमें से और भी जीरोस बना सकते हो। जैसे सपोज करो यहाँ पे जो ये 0 बना है, और अगर मतलब मैं चाहता हूँ जैसे सपोज करो ये वाले जीरोस ना हिलें, तो या तो इस 0 को इससे कैलकुलेट करूँ या इस 0 को इससे कैलकुलेट करूँ। तो लेट अस सपोज अगर मैं इसको 0 बनाना चाहूँ तो आई कैन मेक दिस 0, है ना, सो दैट ये वाला 0 डिस्टर्ब नहीं होगा। देखो ध्यान से, R3 में R3 माइनस 2R2। मैं फिर कह रहा हूँ आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है किसी को मेरा तरीका थोड़ा सा अलग लगे, बट नो वरी। 0 R3 में माइनस 2R2, तो ये +4 हो जाएगा। तो +4 अगर ये हो जाएगा तो अल्फा माइनस 5 +4 अल्फा माइनस 1 बच जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, तो बीटा माइनस 5 +4, तो ये बीटा माइनस 1 हो जाएगा। ओके, आई थिंक सही है, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई होता, आई थिंक ये बीटा माइनस 5 +2 होगा तो बीटा माइनस 3 हो जाएगा, सॉरी, है ना, बीटा माइनस ऐसे होगा ना, बीटा माइनस 5 +2 तो बीटा माइनस 3 हो जाएगा, और अल्फा माइनस 5 +4, ठीक है, और ऑब्वियसली -2 +2 0 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर तरीके से मेरे पास आ गया। अब जरा ध्यान से देखते हैं, कहता है फॉर एवरी अल्फा बीटा, जहां पे अल्फा और बीटा हमेशा जब बराबर होंगे, एक जैसे होंगे, तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन निकलेगा। तुम ना यहीं से देख लो, अगर अल्फा और बीटा दोनों 5-5 हो जाते, एक तरीके से देखो, मैट्रिक्स में रिडक्शन लगाने के बाद मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, पता है ना सबको अच्छे से। तो अल्फा और बीटा इक्वल हो जाते हैं, तो तुम यहीं से देखो, ये इक्वल हो गए, तो इक्वल होने पे ये तो 0 ही बन जाता, और ये वाला 2 एज इट इज रह जाता, अगर मैं देखना चाहता हूं तो इसका मतलब क्या होता, सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं होता ना। देयर एग्जिस्ट अल्फा बीटा सेटिस्फाइंग अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 5 0। अब ऑब्वियसली ये वाली इक्वेशन तब होल्ड करती है जब अल्फा और बीटा 5-5 होंगे, तो उसमें भी यूनिक सॉल्यूशन कैसे आ जाएगा, रैंक ऑफ ए 2 हो गया। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पेयर ऑफ अल्फा बीटा फॉर विच द सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी दोनों की दोनों छोटी होनी चाहिए। कितनी छोटी होनी चाहिए, मतलब आप ये बोलो कि दोनों की दोनों 3 से छोटी होनी चाहिए। तो
आप चाहो तो जैसे सपोज करो यहां पे सिनेरियो कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। जब अल्फा को आप 1 ले लो और जब बीटा को 3 कंसीडर कर लो तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा और ये जो बचेगा इसकी रैंक तो 2 ही आ रही है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी अगर किसी ने किसी और मेथड से किया है तो मेरे साथ वो शेयर कर सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बट मुझे लगता है दिस इज फेयर इनफ। ओके गाइस, 28 नंबर क्वेश्चन, अच्छा सवाल है, प्लीज हैव अ लुक एवरीवन। 28 नंबर, 28 में कह रहा है लेट x follows normal 0 1 y equal to mod x if the probability density of y is this and y पॉजिटिव है तो probability density of y को इससे निकालो। x नॉर्मल फॉलो कर रहा है 0 1, इट मीन स्टैंडर्ड नॉर्मल। तो x का पीडीएफ क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल का पीडीएफ आई थिंक आपको पता होना चाहिए, 1 बाय सिग्मा, एक सेकेंड, नो 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 नो, सिग्मा तो 1 है, तो 1 बाय अंडर रूट पाई 2 पाई ई की पावर माइनस हाफ एक्स आई स्क्वायर ओनली, दैट्स ऑल, एक्स आई माइनस मीन अपॉन इसका स्क्वायर। अब आपको y का पीडीएफ निकाल के उसे मल्टीप्लाई करना है, तो y के पीडीएफ के लिए पहले उसका सीडीएफ निकाल लीजिए, विच इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू स्मॉल y, कैपिटल Y मॉड x के इक्वल है, लेस देन इक्वल टू स्मॉल y, मॉड x लेस देन इक्वल टू y का मतलब क्या है, माइनस y से y। ओके, सो सिंस इसको ऐसे लिख सकते हैं और सिंस इट इज स्टैंडर्ड नॉर्मल तो और नॉर्मल है तो लेस देन इक्वल टू y को आप चाहो तो 1 माइनस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसको 1 माइनस या नॉट 1 माइनस, इसे प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन y भी लिख सकते हो और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू y भी लिख सकते हो। So that will become twice of probability x less than equal to y minus 1, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ओके, और अगर तुम्हें अब CDF निकालना, PDF निकालना है तो PDF के लिए CDF का डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ट्वाइस d बाय dy ऑफ प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू y ओनली, है ना, आ रहा है मजा, 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। सो ट्वाइस इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड नॉर्मल पे अगर हम जाते हैं लेस देन इक्वल टू y बोला हुआ है और x y से छोटा होगा, ओके, y या y से छोटा होगा। ठीक है, तो y से छोटा होगा तो x एक तरीके से माइनस इन्फिनिटी से y तक जाएंगे और उसका पीडीएफ डालेंगे विच इज 1 बाय रूट 2 पाई ई की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, और एक तरह से इसका डेरिवेटिव हो रहा है। तो अगर तुम्हें लेबनीज फॉर्मूला याद है, लेबनीज फॉर्मूला याद है, जब डेरिवेटिव करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, ट्वाइस को बाहर ले लो, ट्वाइस अपॉन रूट 2 पाई को बाहर ले लो। तो अगर हम लोग इसको डेरिवेटिव करेंगे तो पहले अपर लिमिट डालेंगे ई की पावर माइनस हाफ वाई स्क्वायर, ओके, फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव, फिर लोअर लिमिट डालेंगे ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है तो ये खत्म सही हो जाएगा पूरा का पूरा। आ गया पीडीएफ, क्या बात है। इसके बाद रूट 2, ये ऊपर वाला ये रूट टू हो जाएगा तो ये रूट 2 बाय पाई बच जाएगा, ये पीडीएफ आ गया। इस पीडीएफ को इससे मल्टीप्लाई करना रूट पाई बाय 2 से फाइनल आंसर के लिए, तो इससे एक कटा इससे एक कटा, ये आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर है। थैंक यू सो मच। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 29 में थोड़ा जल्दी करूंगा बिकॉज आई होप काफ़ी आप में से स्टूडेंट ने मेरी एमएलई की वीडियो यूट्यूब पे देखी होगी, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन की। ये बड़ा आसान सवाल है, देखिएगा। आपके पास ये पीडीएफ दे रखा है, पहली पहचान लो, ये एक्सपोनेंशियल का पीडीएफ है। कहता है एमएलई से मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटेड लैम्डा निकालो। तो इसमें अगर आप एमएलई लगाओगे, यूट्यूब पे मेरा वीडियो है जहाँ पे मैंने एमएलई से सॉल्व किया है, जहाँ पे लैम्डा हैट जो निकल कर आता है 1 बाय एक्स बार निकल कर आता है। ये एक्स आई दे रखा है, इसका जब एक्स बार निकालोगे तो 1.75 प्लस 2.25 प्लस 2.50 2.75 3.25 बटे में 5 करोगे तो इसका आंसर 2.5 आएगा। तो 1/2.5 यानी 10 बटे 25 यानी 5 दूनी 10 5 5 25। सो कोई है ऑप्शन 2/5? यस, ऑप्शन नंबर डी।
ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 30 आसान है। फ्रॉम अ सेट ऑफ कंप्राइजिंग ऑफ 10 स्टूडेंट, 4 लड़कियां हैं 6 लड़के हैं, नंबर दे दिया उनके 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5 6। 5 का टीम सेलेक्ट करनी है जिसमें से 2 गर्ल्स 3 बॉयज होने चाहिए। कम से कम एक B1 लड़का होना चाहिए और एक B2 लड़का होना चाहिए। यानी या सिर्फ B1 ले लो या सिर्फ B2 ले लो या दोनों ले लो टीम का पार्ट। तो ये बहुत आसान सवाल है। सो ओनली B1, ओनली B2 या बोथ B1 एंड B2। बड़ा सिंपल है। अगर B1 इन 3 बॉयज में से एक में सेलेक्ट हो चुका है तो रिमेनिंग बॉयज 5 रह गए। तो 5 में से 2 बॉयज सेलेक्ट करने हैं, बट 5 नहीं, क्योंकि ओनली B1 चाहिए तो मैं चाहता हूं B2 सेलेक्ट ही ना हो, तो मैं 4 बॉयज लेके चलूंगा। तो 4C2 गर्ल्स तो सिंपल है 4C2। ओनली B2 के लिए भी सेम हो जाएगा। दोनों ही टीम का पार्ट बन चुके हैं तो एक लड़का सेलेक्ट करना रह गया आउट ऑफ 4 लड़के, क्योंकि दोनों सेलेक्ट हो चुके हैं। तो 4C1 और फिर गर्ल्स 4C2 अपॉन में 10C5। ओके, सो ये 6 हो गया, ये भी 6। एक सेकेंड, दिस इज 6 इंटू 6, 6 इंटू 6, 4 इंटू 6 एंड 10C5 इज 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 एंड 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो 5 2 तो 10 गया, 3 3 9 गया एंड 4 2 8 गया। ऊपर आ रहा है 36 72 24 96 और नीचे बच रहा है 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6, 6 दूनी 12, 12 8 96। सो 8/21 इज द आंसर। ये बड़ा इट्स इजी क्वेश्चन। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 34। आपको ये फंक्शन दे रखा है और मोर देन 2 वेरिएबल वाला फंक्शन है, तो बताना है कहाँ कॉन्टिन्यूस है, कहाँ पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। वी आर एक्चुअली सेक्शन बी, सो यहाँ पे मल्टीपल आंसर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी के लिए प्रॉपर तरीके से एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक करते हैं, वेदर इट इज एग्जिस्ट और नॉट। सो एक्स वाई 0 0 एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ ऐसा दे रखा है। दोनों 0 0 को अप्रोच कर रहे हैं। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो इसका मतलब LHL RHL दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं एक तरीके से, बट मैं LHL RHL से नहीं करना चाह रहा। मैं इसी की लिमिट की एग्जिस्टेंस अगर चेक करना चाहूँ तो 2 सिनेरियो कर सकते हो। एक y इक्वल टू mx वाला केस भी होता है, बट y इक्वल टू mx वाला केस नहीं करना है तो एक काम करो, y को x लेट कर लो। सो y को अगर x लेट कर लिया तो लिमिट x बिलोंग्स टू 0 हो जाएगा। आई होप आपने मोर देन 2 वेरिएबल की लिमिट्स पढ़ी हो, आई होप सो। सो लिमिट x बिलोंग्स टू 0, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो 1 माइनस एक्स और यहाँ पे 2x स्क्वायर बचेगा, ये कैंसिल आउट होगा, ये 1/2 आ गया। आप चाहो तो केस 2 से और भी लिमिट चेक कर सकते हो। फिलहाल ना इसने ना इसकी लिमिट की एग्जिस्टेंस नहीं मांगी। फॉर एग्जांपल मान लो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, नहीं भी कर रही, मान लो हाफ आ रहा है, बट कॉन्टिन्यूटी के लिए एक्चुअली में व्हाट शुड बी हैपन, लिमिट एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू 0 0 एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ 0 0 होना चाहिए। क्लियरली एफ ऑफ 0 0 0 दे रखा है, तो ये तो मैच ही नहीं कर रहा किसी भी एंगल से। मतलब यहाँ ना थोड़ी स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करो। आप लोगों को पूरे सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अगर आपको आंसर मिल रहा है तो। गेटिंग माई पॉइंट? सो अब एक y इक्वल टू एक्स ले लिया, अब इसकी एक बार y इक्वल टू 0 लेके भी सॉल्व कर सकते हो। जो y को 0 कंसीडर करोगे और x को अप्रोचेस टू 0 लेके देखोगे तो मेरे ख्याल से लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहीं से देख लो, अगर मैं y को 0 डालता हूं और x अप्रोचेस टू 0 लेकर चलता हूं, नॉट एग्जैक्टली 0, तो आंसर 1 आ जाएगा, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो f इज नॉट कॉन्टिन्यूस। तो पहला ऑप्शन ठीक है, पहला ऑप्शन इज फाइन। सेकंड कह रहा है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y चेक करना है, एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। चलो जी चेक करें, देखिएगा। पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालते हैं, है ना। fx एट 0 0 का मतलब क्या है देखिएगा। लिमिट h बिलोंग्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h कॉमा 0 माइनस f ऑफ 0 0 अपॉन में h। fx का मतलब है यू आर स्टैंडिंग एट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, नाउ यू आर मूविंग। fx मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब आप x के 0 को छोड़ के जा रहे हैं, ओके, बट y 0 पे ही रहेगा, तभी तो पार्शियल डेरिवेटिव होता है। सो f ऑफ h कॉमा 0, f ऑफ 0 0 तो 0 ही है, h दैट मीन्स
एफ ऑफ एच कॉमा जीरो इसमें यूज होगा बिकॉज एच एक्जैक्टली जीरो नहीं, अप्रोचेस टू जीरो है, तो एक्स की जगह एच डालो, वाई की जगह जीरो, तो दिस विल बिकम एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर अपॉन में एच, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय एच बच जाएगा, एंड समथिंग बाय जीरो इज इन्फिनिटी, डज नॉट एग्जिस्ट। डी ऑप्शन भी फाइन है। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई वाला चेक कर लेते हैं हम। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई वाला अगर चेक करेंगे, सो दैट विल बी लिमिट एच बिलोंग्स टू जीरो, एफ ऑफ जीरो जीरो प्लस एच, क्योंकि अब वाई चेंज हो रहा है, जीरो जीरो डिवाइड बाई एच। फाइनली एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे और वाई रहेगा माइनस वाई क्यूब, नॉट माइनस वाई क्यूब, आई एम सॉरी, माइनस एच क्यूब अपॉन में एच स्क्वायर अपॉन में एच, तो ये एच क्यूब हो जाएगा, कट जाएगा, -1 आ जाएगा। दिस इज ऑल। सो ए सी डी, देयर आर 3 आंसर कॉरस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन। मोर देन 2 वेरिएबल की लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है बच्चों आना IIT में, और एज कम्पेयर टू अदर पेपर्स जो भी आप लोग और एंट्रेंसेस देने वाले हो। सो इसको अच्छे से पढ़ लेना अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 35, for alpha beta belonging to R alpha not equal to B if -2 and 5 are the eigen values of the matrix, X आपको ये दे रखा है और these are the 4 options given to you। अब eigen values eigen matrix I hope काफी स्टूडेंट्स को याद हो अच्छे से। जब AX इज इक्वल टू लैम्डा एक्स होता था तो X को ईगन वेक्टर्स बोलते थे, लैम्डा को ईगन वैल्यूज बोलते थे, और A माइनस लैम्डा ए के डिटर्मिनेंट को जीरो करके निकालते थे। काफी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को ऐसे ट्राई किया होगा, माइट भी वो पहुंच भी गए होंगे आंसर तक, बट वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, जो कि साइमन एंड ब्लू एक बुक चलती है, हैमंड में भी छुपी हुई सी प्रॉपर्टीज हैं। सो मैं चाहूंगा आप सारे के सारे स्टूडेंट लिख लें, जिसमें पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि जो ट्रेस होता है उस मैट्रिक्स का जिसमें ईगन वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, वो सम ऑफ ईगन वैल्यूज के इक्वल होता है। तो ट्रेस का मतलब समझ गए, इन दोनों का टोटल 1 माइनस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, सम कितना ईगन वैल्यूज का 3, सो बीटा 2 आ गया। और जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है प्रोडक्ट के इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ ईगन वैल्यू। सो डिटर्मिनेंट अगर मैं निकालना चाहूं तो 1 माइनस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट -10 हो गया। ईगन वैल्यूज दे रखी है मुझे, ठीक है। सो व्हेन आई सॉल्व दिस आई विल गेट अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर। ओके, एक काम करते हैं, थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं, क्योंकि वी ऑलरेडी फाइंड बीटा, बीटा वॉज 2 और 2 3 6 -10। सो अल्फा प्लस 2 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 6 इज इक्वल टू -10। फाइनली माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, ओके, एंड प्लस 4 इक्वल टू -10, देन अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, शिफ्ट कर लिया मैंने इसको, ओके ओके, 6 में से 2 गए, -4 आएगा, सॉरी उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा -6। सो अल्फा की वैल्यू आ गई, बेसिकली ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, सॉरी, सो -3 एंड 2 आ जाएगा, ठीक है। अल्फा एंड बीटा आ गए, -3 2, ऑप्शन देख लो, बीटा माइनस अल्फा, बीटा अगर 2 लूँ और अल्फा ये वाला लूँ तो होल्ड करेगा। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन है अल्फा और बीटा इक्वल नहीं है तो उसको तो इग्नोर ही मारो यार, टेंशन ही खत्म। सो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज 5, तो 9 माइनस 4 इज 5 कर गए। बाकी 2 ऑप्शन जो आ रहे हैं वो ईगन वेक्टर से रिलेटेड आ रहे हैं। कह रहा है अगर x1 x2 एक ईगन वेक्टर्स है m का एसोसिएटेड टू -2, मतलब इस ईगन वैल्यू से रिलेट करता है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस mx इज इक्वल टू -2x, कुछ ऐसा होगा, ax इक्वल टू लैम्डा x होता है। सो सिंस अल्फा इज 3, सो ये 4 नहीं, mx इज इक्वल टू -2x, अल्फा इज 3, तो दिस इज -2। मैं कैलकुलेशन में गलती कभी कभार कर देता हूँ, माफी चाहता हूँ आप लोगों से, हाँ ठीक है। बीटा इज कमिंग आउट 2, ओके, और बीटा इज 2, अल्फा इज 3 एंड बीटा इज 2, तो 5, ओके। आई थिंक बीटा इज, अल्फा इज -3 आई बिलीव, एक बारी चेक कर लें,
हाँ -3 आया था तभी तो 2 माइनस और -3 5 हो गया था। -3 पे 4, 2 पे 3, 2 -3 + 2 -1, x इज x1 x2, ठीक है, एंड -2 x1 x2। फाइन, अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 4x1 + 3x2 एंड 2x1 - x2 इज इक्वल टू -2x1 - 2x2। फाइन, सो कौन सा रिजल्ट अगर कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। सो इसमें व्हाट यू गॉट, क्या मिला था आपको, आई बिलीव अगर आपने सॉल्व किया 4x1 + 3x2 इज इक्वल टू -2x1, इसको शिफ्ट करो 6x1 + 3x2 इक्वल टू 0, 3 से डिवाइड कर लो 2x1 + x2 इक्वल टू 0। ऐसे ही इसको इक्वेट करके भी चेक कर सकते हो, इससे आ जाएगा 2x1 + 4x2 इक्वल टू 0, सेम रिजल्ट आएगा 2x1 + x2 इक्वल टू 0। ऑप्शन ए, बी, सी, ना जी ना, डी नहीं आएगा। आई होप क्लियर होगा सबको अच्छे से। जम के मेहनत करो आईआईटी के लिए, ऐसे हल्का पेपर नहीं है जो क्लियर मार लोगे एकदम से। ओके गाइस, 39 क्वेश्चन नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन क्वालिफाई टू बी अ क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। तो ये CDF को बिलोंग करता है, नहीं कैसे पता लगेगा, बड़ा सिंपल है, आपको बता देता हूँ। CDF की प्रॉपर्टीज सर देखो, इस क्वेश्चन को करने का तरीका सबका अलग हो सकता है, बट मैं बहुत कम समय में इसको करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आप भी वैसे सीखें। CDF अपर लिमिट पे प्रोबेबिलिटी 1 देता है, लोअर लिमिट पे 0 देता है, इन बिटवीन प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ये 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहला ऑप्शन, इन्फिनिटी डालोगे अपर लिमिट में, e⁻∞ 0 अपर लिमिट पे 1 आ रही है, लोअर लिमिट पे 0 डालोगे e⁻0 1 1 -1 0 आ रहा है, और 0 से इन्फिनिटी के बीच जितने भी पॉजिटिव नंबर डालोगे e⁻⁻x 0 पॉइंट समथिंग होता है और 1 - 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग ही रहता है, विच इज अ प्रोबेबिलिटी। पहला ऑप्शन एकदम फाइन है। सेकंड पे आ जाते हैं, अपर लिमिट डालोगे इन्फिनिटी e⁻∞ 0 होता है, 1 + 0 1 1 का इनवर्स 1, लोअर लिमिट डालोगे -∞ e⁻∞ इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 + ∞ इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी का इनवर्स 0 हो जाएगा। इसके बीच में आप जितने भी नंबर्स आप पुट कर लो एक्सपोनेंशियल में, ठीक है, चाहे माइनस के या प्लस के, वो 1 + समथिंग होगा, e⁻⁻x कैन नेवर बी नेगेटिव, 1 + समथिंग एक से बड़ा, एक से बड़े का इनवर्स 0 पॉइंट समथिंग, मस्त है ये भी एकदम। इसमें इन्फिनिटी पुट करोगे log इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहाँ पे समथिंग बाय इन्फिनिटी 0 आ जाएगा बेसिकली। और अगर अपर लिमिट इसमें पुट करने जाओगे log e 1 हो जाएगा, ओके, यहाँ e इनवर्स हो जाएगा, तो 1 - 1/e आ जाएगा, विच इज नॉट 0, लोअर लिमिट पे 0 नहीं आ रही प्रोबेबिलिटी, ये नहीं हो सकता। इधर आ जाओ, अपर लिमिट log इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का इनवर्स 0 1 - 0 1, log e डालो log e 1 1 - 1 0, और इसके बीच में डेफिनेटली ये log की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, और 1 से बड़ी का इनवर्स 0 पॉइंट समथिंग, 1 - 0 पॉइंट समथिंग इज 0 पॉइंट समथिंग प्रोबेबिलिटी, ये भी ठीक है। तो मुझे लगता है काफ़ी स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ रहे हैं या जो मुझसे ग्रेजुएशन में पढ़े हुए हैं वो इस तरीके से ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। क्वेश्चन नंबर 40, लेट द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये दे रखा है हम लोगों को, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये हम लोगों को बताना है, तो मार्जिनल फंक्शन निकालना है। यहाँ पे ना थोड़ा सा ट्विस्ट है, अभी तक एक्स और वाई दोनों कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी दे रखी होती है, बट यहाँ पे वाई ऐसे चेंज करके दे रखा है, तो इसके लिए संभलेंगे आप सारे के सारे किस तरीके से मार्जिनल निकलेगा। देखिए, एक्स को तो मार्जिनल निकालना आसान है, उसमें सिंपली वाई की लिमिट ले लेंगे जो एग्जैक्टली वाई की लिमिट है एक्स + 1 और जॉइंट इनटू में dy, सो 1 का इंटीग्रेशन y हो जाएगा और एक्स + 1, सो पहले x + 1 डालेंगे फिर x डालेंगे, इसका 1 आ गया क्लियरली, बट अभी मैं इसको ठीक नहीं मान सकता। ये लिमिट ना वेरी करती है, x के 0 पे y 0 से 1 हो सकता है, और x के 1 पे अपर लिमिट पे y 1 से 2 हो सकता है। तो ऐसे सिनारियो में आप ऐसे लिमिट पुट करके देख लीजिए कीजिए। आई नो ग्रेजुएशन में इस टाइप के सवाल आप लोग करते नहीं हो, बट ये सवाल दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक डी ग्रूट एक स्टैट्स की बुक आती है। अगर आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही लग के करना है तो आप डी ग्रूट के क्वेश्चंस अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरीके से IIT JAM के क्वेश्चंस आ रहे हैं। डी ग्रूट जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टी वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली। सो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग किस तरीके से प्रोसीड करेंगे देखिएगा प्लीज। एक है x <y
और एक है y लेस देन x प्लस 1 और x इज ग्रेटर देन y माइनस 1। सो x लेस देन y पे 0 से y जाएगी x की लिमिट, जिस पे 1 dx आ जाएगा। सो x 0 से y आ जाएगा, और ग्रेटर देन y माइनस 1 पे y माइनस 1 से 1 जाएगी, क्योंकि x की अपर लिमिट 1 है, दैट इज y। फाइन 1 dx, सो x y माइनस 1 से 1, सो 1 माइनस y प्लस 1, दैट इज 2 माइनस y। ओके, सो एक तरीके से अगर अपर लिमिट जैसे 0 से शुरू किया है एक तरीके से, तो 0 अगर मैं पुट करता हूं तो 0 से 1 तक जा सकती है लिमिट y की, और यहाँ 1 पे इसकी एंडिंग की अपर लिमिट, तो ये 1 से 2 तक जा सकती है। सो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा। बाकी एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस निकालना इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, आप सारे स्टूडेंट्स को आता है एक्सपेक्टेशन वेरिएंस कैसे निकालते हैं, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है एक्सपेक्टेशन वेरिएंस निकालने का। जैसे इंटीग्रेशन x इसका निकालेंगे 0 से 1 x इंटू में 1 dx, ऐसे ही एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर निकालेंगे। y वाले में एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो y की वैल्यू 0 से 1 y इंटू वाई डी वाई प्लस 1 से 2 2 माइनस वाई इंटू वाई डी वाई, ऐसे इसका स्क्वायर निकालोगे। ये आप खुद करेंगे, इसमें दोनों ऑप्शन ही आकर करेंगे, बी सी डी तीनों ऑप्शन से इसमें करेक्ट है। ये क्वेश्चन मुझे पता है काफ़ी बच्चों को बहुत हल्का फुल्का समझ में आया होगा इसका मार्जिनल, बिकॉज आप लोगों ने इस लेवल की ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा ही नहीं है। बट फिलहाल याद रखना, अगर इस तरीके से लिमिट वेरी करेगी, इस तरीके से वेरिएबल्स की लिमिट वेरिएबल फॉर्म में आ जाएगी, सो इन सच अ वे यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। बाकी एक पूरा लेक्चर आपको फिर ना डी रूट से देखना ही पड़ेगा पूरा का पूरा। ओके, सो आज सेक्शन बी इज़ डन और ए का भी काफ़ी पार्ट डन। अब एक सी की वीडियो भी आएगी, वो भी आप लोग प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, और फिर मेरी तरफ से IIT JAM 2023 MA इकोनॉमिक्स वाला पेपर सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच, नमस्ते।